आमोदनी हिंदी साहित्य में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अपनी आज की इस यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी साहित्य की कक्षा में हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं हिंदी कहानी के विकास पर। इससे पहले हमने आपसे हिंदी कहानी का जो इतिहास था, जो एक परंपरा रही, किस प्रकार हिंदी कहानी की शुरुआत हुई, उस पर आपसे चर्चा की थी। आज की अपनी इस वीडियो में हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं कि हिंदी कहानी का विकास किस प्रकार हुआ, कौन कौन से चरण से होकर वह गुजरी कि वे आधुनिक काल तक आई और आज तक जो है वह चल रही है। तो देखिए, इतिहास में हमने आपको बताया कि एक बहुत लंबी परंपरा, बहुत बड़ा इतिहास पीछे रहता है, तब जाकर कोई भी साहित्य अपनी एक परिपक्व अवस्था में आता है। वही हिंदी के साथ है। और हिंदी कहानी में जो विधाएं हैं या हिंदी साहित्य में जो विधाएं हैं, जैसे कहानी है, उपन्यास है, इन सबके साथ है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की इस कक्षा को। इससे पहले की जो वीडियो थी उसके माध्यम से हमने आपको बताया कि हिंदी कहानी का जो इतिहास है वह पाश्चात्य, जो अंग्रेजी भाषा से प्रभावित रहा, प्राचीन जो भारत की कथाएं थी, उपनिषद आदि से प्रभावित रहा, लोक कथाओं से प्रभावित रहा, और तब जाकर वह हिंदी खड़ी बोली तक पहुंचा। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपसे जो चर्चा करेंगे वह है हिंदी कहानी का विकास कौन कौन से चरण से होकर गुजरा, तब जाकर वह आधुनिक काल में आया, और कौन कौन से ऐसे चरण थे और उनको क्या क्या नाम दिए गए, उनकी कौन कौन सी समय अवधि थी, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, हिंदी कहानी का विकास। पहला चरण प्रेमचंद पूर्व युग आता है। दूसरा चरण है प्रेमचंद और प्रसाद युग, प्रसाद अर्थात जयशंकर प्रसाद युग। उसके बाद जो तीसरा चरण है वह है उत्तर प्रेमचंद युग। चौथा चरण है नई कहानी का, और पांचवा चरण आता है 1960 से लेके आज तक। तो देखिए इसमें क्या है, इनकी जो समय अवधि है, प्रेमचंद पूर्व युग, अर्थात जब तक प्रेमचंद ने लिखना शुरू नहीं किया था तब तक का जो युग है उसको प्रेमचंद पूर्व युग कहा जाता है। जिसमें क्या थी, जो कहानी थी अपनी शैशव अवस्था में थी। जैसे एक बच्चा होता है, छोटे से बड़ा, बड़े से परिपक्व अवस्था में आता है, वृद्ध अवस्था में आता है, युवा अवस्था में आता है, ऐसे ही कहानी भी आगे बढ़ी। तो देखिए, जो प्रेमचंद पूर्व युग है उसकी समय अवधि है 1900 से 1915। प्रेमचंद और प्रसाद युग 1915 से 1936। उत्तर प्रेमचंद युग 1936 से 1955। और ऐसे ही नई कहानी का जो युग है 1956 से 1960। और फिर जो 1960 के उपरांत है, बाद का जो समय है, वो आधुनिक काल तक, जो आज तक हमारे साथ चल रहा है, जो आज भी कहानियां लिखी जा रही है, वो सब इसके अंदर क्या होती है, इंक्लूडेड होती है। तो देखिए, प्रथम चरण प्रेमचंद पूर्व युग 1900 से 1915। इस समय में जो कहानी है प्रथम चरण में थी, इसकी क्या अवस्था थी, तो देखिए सबसे पहले तो शैशव अवस्था में थी, अर्थात शुरू हुई थी। जैसे एक बच्चा छोटा पैदा होता है, वो छोटा होता है, शैशव होता है, ऐसे ही कहानी यहाँ पे थी। राष्ट्रवादी मानसिकता से जुड़ी कहानियां थी, क्योंकि यह समय क्या था, हमारे भारत को स्वतंत्र कराने के लिए कई आंदोलनों से गुजर रहा था, ब्रिटिश उपनिवेश यहाँ पर था, तो कितनी परेशानियां थी। इसलिए जो कहानी था उसमें भी वो राष्ट्रवाद की भावना थी, क्योंकि कोई भी साहित्य जो होता है वो बिना परिस्थितियों से प्रभावित हुए नहीं लिखा जा सकता। उसी प्रकार नैतिकता और आदर्शवाद था। कहानी परंपरा का यहाँ पे क्या हो रहा था, जन्म हो रहा था। राजेंद्र बाला घोष, केशव प्रसाद सिंह, माधव प्रसाद, गिरिजा दत्त वाजपेयी, लाला पार्वती नंदन, वृंदालाल वर्मा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी यहाँ पर क्या थे, प्रमुख कहानीकार रहे इस समय में। देखिए, इस चीज में कंफ्यूजन नहीं आपको होना है कि युग के आधार पर प्रत्येक विद्वान ने, साहित्यकार ने हिंदी में अपने अनुसार युगों का विभाजन किया है। एक आपकी मानसिकता हम जो यहाँ पे क्लियर करना चाहते हैं हिंदी कहानी को लेकर या हिंदी साहित्य को लेकर, कि कोई भी एक ऐसी ऑथेंटिक बुक लीजिए जिसमें से आपको समझ आए। यहाँ वहाँ इधर उधर से पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो एक क्लियरेंस हम आपके माइंड में अब करते चल रहे हैं कि किस प्रकार कहानी के युगों को बांटा गया। ऐसे ही अब प्रेमचंद और प्रसाद युग। देखिए, प्रेमचंद के आधार पर इसलिए बांटा गया क्योंकि उस समय प्रेमचंद ने इतनी प्रभावित जो कहानियां लिखी थी जिससे जनता प्रभावित हुई, तो उनके नाम पर कहानी युग को बांटा गया। ऐसे ही प्रसाद है, जो इन्होंने, वैसे जयशंकर प्रसाद को नाटकों के लिए अधिक जाना जाता है और उपन्यासों के लिए। सबसे ज्यादा प्रसिद्ध ये नाटकों के लिए रहे अपने। किंतु यहाँ पे क्या है, जो प्रसाद युग है, इन्होंने भी, जो प्रसाद है, इन्होंने भी क्या है, अपनी इतनी अच्छी अच्छी कहानियां लिखी कि इनके नाम से भी इस युग को जाने जाने लगा। तो इनका समय आता है, समय अवधि जो है 1915 से 1936 तक आती है। यहाँ पे क्या है, काव्य का जो छायावाद है, जब आप कविताएं पढ़ती है हिंदी में, पद्य को पढ़ते हैं, तो आप देखते हैं उसमें कई युग होते हैं, छायावादी युग, प्रगतिवाद युग, ऐसे कर करके। तो इस समय जो ये कहानी का जो समय है, समय अवधि है 1915 से 1936।
प्रेमचंद और प्रसाद युग, इसमें दो युगों को जोड़ दिया गया है। जैसे कि काव्य का जो छायावाद है उसका प्रभाव इसमें था, और गांधीवाद का उत्कर्ष काल, क्योंकि आप सब जानते हैं कि गांधी इस समय दक्षिण अफ्रीका से वापस आए, भारतीयों के लिए उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए प्रयत्न करने शुरू किए, तो उनका प्रभाव यहाँ पे पड़ा। परिपक्व शैली की शुरुआत इन दोनों लेखकों द्वारा की गई। इनसे पहले जो कविता कहानियां लिखी जा रही थी वो क्या थी, अपनी अपरिपक्व अवस्था में थी। यहाँ पर आके क्या हुआ कि दोनों लेखकों ने, प्रेमचंद और प्रसाद ने क्या किया, परिपक्व एक शैली की शुरुआत की। गांधीवादी विचारधारा का प्रभाव, हमने आपसे पहले कहा, जो साहित्य है वो सामाजिक जो परिस्थिति है उनसे प्रभावित होकर ही लिखा जाता है, तो गांधी का इस समय क्या था, प्रभाव था हमारे देश में। तो ऐसे ही गांधीवादी विचारधारा का प्रभाव कहानियों पर है, साहित्य पर आप कह सकते हैं। प्रेमचंद की कहानियों को इसीलिए आदर्श उन्मुख कहानी कहा जाता है, क्योंकि प्रेमचंद क्या थे, गांधी जी से बहुत अधिक प्रभावित थे। गांधी जी आप सभी जानते हैं कि अपने आदर्शों पर चलते थे, और वही प्रभाव प्रेमचंद पर पड़ा, और उन्होंने भी क्या कहा, कहानी लिखनी शुरू की, जिससे क्या हो गया, वो आदर्श उन्मुख हो गए। उनकी कहानियों में, उपन्यासों में क्या हो गया, आदर्शवाद का पुट देखा जाने लगा। किंतु अपने अंतिम समय में प्रेमचंद क्या थे, अपने अंतिम समय आते आते प्रेमचंद ने क्या किया, आदर्श उन्मुख यथार्थवाद से वो जुड़ गए थे। अक्सर ये क्वेश्चन नेट एग्जाम में पूछा जाता है कि आदर्श उन्मुख है या आदर्श उन्मुख यथार्थवाद है। तो देखिए, पहले आदर्शवादी थे, किंतु बाद में जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, परिस्थितियों में परिवर्तन आने लगा, तो वो क्या हो गया, आदर्श उन्मुख यथार्थवाद पर आ गए। प्रेमचंद उर्दू में कहानी लिखते थे, आप सभी जानते हैं। धनपत राय उनका एक पेन नेम था, नवाब राय दूसरा अन्य नाम था। यथार्थवादी कहानियों की यहाँ से क्या हुआ, शुरुआत हुई। यथार्थवाद अर्थात जो सच से जुड़ी हुई कहानियां हैं, जो जुड़ी होती हैं, कि जो है वही दिखाया जाए, तो यहाँ पे शुरुआत हुई। अंतः चेतना को जागृत करने वाली कहानियां यहाँ पर लिखी जाने लगी, जैसे कि पूस की रात प्रेमचंद की है, कफन है, सदगति है, आदि है। अब वहीं हम जयशंकर प्रसाद की तरफ आते हैं, तो जयशंकर प्रसाद सामाजिक यथार्थवादी दृष्टिकोण के कवि नहीं थे। देखिए, जिस प्रकार प्रेमचंद आदर्श उन्मुख थे, समाजवाद से जुड़े थे, उस प्रकार जयशंकर प्रसाद नहीं थे। उनका क्या था, जो लिखने का तरीका था वो स्वतंत्रतावादी था, रोमांटिक शैली पर आधारित था। उनके आप कविताएं पढ़ेंगे, उनके उपन्यास देखेंगे, हालांकि उपन्यासों में तो उन्होंने सामाजिक यथार्थवाद का ही चित्रण किया है, जैसे कंकाल है, इरावती है, किंतु कहानी में जो उनकी प्रवृत्ति थी वो क्या थी, स्वतंत्रतावादी रचनाकार की रही। ग्राम पहली कहानी है जो कौन सी पत्रिका में छपी, इंदु पत्रिका में छपी। आप सभी जानते हैं कि कहानियों की शुरुआत पत्रिकाओं से हुई, जिसमें सबसे पहले आती है हमारी सरस्वती पत्रिका, उसके बाद हमारी आती है इंदु पत्रिका। इंदु पत्रिका में ग्राम क्या है, पहली कहानी है, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित थी, जो छपी। देखिए, छाया क्या था, इनका कहानी संग्रह था, किसका, जयशंकर प्रसाद का। यहाँ पर आप एक बात ध्यान रखिएगा कि जब नेट का एग्जाम देना जाते हैं तो उसमें अक्सर पूछा जाता है कि हिंदी का प्रथम कहानी संग्रह कौन सा रहा। ये बहुत कंफ्यूजन इसमें होता है बच्चों को। तो देखिए, हिंदी का जो कहानी संग्रह है प्रथम कौन सा रहा, छाया, किसके द्वारा लिखित, जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखित। और ग्राम क्या है, उनकी पहली कहानी है। पहला कहानी संग्रह कौन सा, छाया, और ये हिंदी का भी पहला कहानी संग्रह है। और ग्राम क्या है, पहली कहानी है जो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई, प्रसाद द्वारा लिखी गई। हिंदी की पहली कहानी प्रसाद द्वारा। अक्सर इन क्वेश्चंस में ना कंफ्यूजन होके बच्चे क्या करते हैं, उनको गलत लिख के आ जाते हैं, तो इस पर ध्यान रखिएगा। अन्य इस समय के जो राइटर थे, साहित्यकार थे, कौन थे, चतुरसेन शास्त्री, विनोद शंकर व्यास, बद्रीनाथ भट्ट, सुदर्शन पांडे, बेचैन शर्मा, उग्र। आगे बढ़ते हैं प्रेमचंद उत्तर युग में, जो 1936 से शुरू हुआ। यहाँ पे क्या था, सामाजिक यथार्थवाद जो है, समाज से जुड़ी जो सच्चाई थी उनको उकेरा जाने लगा। व्यक्तिवादी प्रवृत्ति आ गई। व्यक्तिवादी क्या थी कि पहले समाज के बारे में ही लिखा जा रहा था। व्यक्तिवादी प्रवृत्ति का अर्थ हुआ कि अपने ऊपर भी लिखा जाने लगा। व्यक्ति मतलब पर्सनैलिटी, पर्सोना आप सभी समझते हैं, उसके ऊपर लिखा जाने लगा, अपने बारे में भी बताया जाने लगा साहित्यकारों के द्वारा, या किसी भी एक पात्र को उठा लिया जाता उसके बारे में बताया जाने लगा। और यहाँ पे क्या था, प्रेमचंद में मार्क्सवाद का प्रभाव पड़ा, मनोविश्लेषण का प्रभाव पड़ा। देखिए, मार्क्सवाद आप सभी जानते हैं कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े थे। मार्क्सवाद शोषक और जो शोषित वर्ग था उनके ऊपर उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। द कैपिटल, उनकी कई रचनाएं हैं जो इसी पर चर्चा करते हैं। ऐसे ही मनोविश्लेषण सिगमंड फ्रायड द्वारा लिखा गया एक ग्रंथ भी है इनका, जिसमें उन्होंने मानसिकता जो है उसके ऊपर चर्चा की है कि किस प्रकार मानसिकता हमारे निजी जीवन में कार्य करती है, अपना
रोल निभाती है। ऐसे ही मार्क्सवाद का प्रभाव पड़ा। जो शोषक है और जो शोषित वर्ग है उनके बारे में बताया जाने लगा कहानी के माध्यम से या साहित्य के माध्यम से। देखिए, मार्क्सवाद से प्रभावित धारा प्रगतिवाद रही। इस समय में फिर दो धाराएं और आई, कौन सी? प्रगतिवाद और मनोविश्लेषणवाद। तो मार्क्स से प्रभावित रही कौन सी? प्रगतिवादी धारा। अब कैसे प्रभावित रही? क्योंकि मार्क्स का काम क्या था? शोषक और जो शोषित वर्ग है उनके बीच में जो खाई है, जो असमानता है, उसे हटाने का काम वो कर रहे थे, इसलिए प्रगतिवादी इसको नाम दिया गया। और मनोविश्लेषण से प्रभावित धारा रही मनोविश्लेषणवादी या मनोवैज्ञानिक जो कहानियां लिखी गई, अर्थात जैसे शेखर एक जीवनी उपन्यास अज्ञे का लिखा हुआ है, वो क्या है? मनोविश्लेषण पर आधारित ही एक उपन्यास है। तो इसी प्रकार यहाँ पे क्या हुआ, फिर जो हमारे साहित्यकार थे हिंदी के, इनसे प्रभावित होना शुरू हुए, जैसे कि रांगे रावल राघव, राहुल सांस्कृतियायन, नागार्जुन है, जैनेन्द्र है, इलाचंद्र जोशी है, अज्ञे है। देखिए अज्ञे आ गए हैं यहाँ पर। तो ऐसे ही कई साहित्यकार थे जो इनसे क्या हुआ? प्रभावित हुए और उन्होंने लिखना शुरू हुआ। क्योंकि इस समय समाज में मार्क्सवाद का और मनोविश्लेषण का प्रभाव इतना था, जैसे पहले गांधी का प्रभाव था, ऐसे ही अब इनका होने लगा। समाज आगे बढ़ने लगा तो परिस्थितियां बदलने लगी और वही प्रभाव साहित्य पर आने लगा। भगवती चरण वर्मा, अश्क विष्णु प्रभाकर, अमृताथ नागर, अमृत राय यशपाल, ये सभी कहानी कहीं ना कहीं सामाजिक यथार्थवाद से और जो व्यक्तिगत जो मानसिकता से जुड़ी रही। इन्होंने जो भी कहानी लिखी इन कहानीकारों ने, वो क्या थी? या तो समाजवादी या यथार्थवाद से, सच्चाई से जुड़ी हुई थी, या फिर आपके व्यक्तिवादी अर्थात पर्सनैलिटी से जुड़ी हुई थी। अब आता है प्रेमचंद उत्तर युग, जो कब से माना जाता है? 1954 से लेकर 1963 तक। नई कहानी का दौर यहाँ पे शुरू हुआ। अब नई कहानी इसको क्यों कहा गया? क्योंकि पुरानी जितनी भी प्रवृत्तियां थी साहित्य की या कहानियों की, उसे छोड़िए आगे बढ़ी। यहाँ पे क्या हुआ? नई कहानियों की कथाओं में जो आज़ादी थी, जो आज़ादी की लहर चल रही थी कि देश को स्वतंत्र कराना है, तो उसका जो प्रभाव कहानियों पर या साहित्य पर पड़ रहा था, यहाँ पर वो छूटने लगा। आज़ादी से क्या हो गया? साहित्यकारों का जो मोह है वो भंग होने लगा। आप सभी जानते हैं जिस चीज़ की प्राप्ति हमें हो जाती है तो उसके बाद उससे हमारा मोह भंग हो ही जाता है, तो वही प्रभाव साहित्य पर पड़ा। तो साहित्यकारों ने क्या किया? आज़ादी से मोह भंग किया अपना और आगे बढ़ना शुरू हुए। अलगाव, अकेलापन, संबंधहीन, एकाकी, निरर्थक जीवन का चित्रण यहाँ पे क्या किया जाने लगा कि अलगाव को दिखाया जाने लगा। कहानी क्या रही? कथाएं क्या रही कहानियों की? अकेलापन को दिखाया जाने लगा। एकाकी व निरर्थक जीवन का यहाँ पे क्या हुआ? चित्रण किया जाने लगा। फिर शिक्षित और आत्मनिर्भर नारियों का चित्रण। अब क्या हुआ कि जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, सुधारवादी आंदोलन चल रहे थे, वहाँ पे महिलाओं के लिए भी बहुत से आंदोलन लड़े गए। आप सभी जानते हैं, सावित्रीबाई फूले है, विजय लक्ष्मी पंडित है, जिन सबने क्या किया? कार्य किया महिलाओं को आगे बढ़ाने का। तो यहाँ पे उसका प्रभाव 1954 से दिखाई देने लगा। उन जो सुधारवादी आंदोलन थे उनका प्रभाव यहाँ पे आके दिखाई दिया। क्या हुआ? शिक्षित और आत्मनिर्भर जो नारी है उनका चित्रण इन कहानियों में किया जाने लगा कि वो स्वयं अपने लिए कमा सकती हैं। अस्तित्ववादी विचारधारा का जन्म। अस्तित्ववादी विचारधारा अर्थात मैं कुछ हूँ। अस्तित्ववादी विचारधारा क्या कहती है कि मैं स्वयं, मेरा एक अस्तित्व है, वो यहाँ पर आने लगा। इससे पहले क्या था? समाज के ऊपर कहानियां लिखी जा रही थी तो इतना किसी को ध्यान नहीं था कि स्वयं का भी एक अस्तित्व होता है, किंतु यहाँ पे क्या हुआ? एक अस्तित्ववादी विचारधारा का जन्म हुआ। ऐसे ही भोगे हुए यथार्थ प्रबल जो हो चुका है उसके बारे में चर्चा की गई। नारी पुरुषों के संबंधों में आए जो बदलाव पर बल। देखिए पहले नारी क्या थी? पैर की जूती समझी जाती थी, पुरुष जो चाहता था उसके साथ करता था। किंतु जैसे जैसे समाज में सुधार हुए, नारियों की जो स्थिति थी उनमें सुधार होना शुरू हुआ, वैसे वैसे क्या हुआ? नारी पुरुष के जो संबंध है उनमें भी बदलाव आने लगे। वह स्वयं के लिए खड़ी होने लगी, अपने लिए अपनी पथ प्रदर्शिका वे स्वयं बनी। और इस कारण क्या हुआ? जो पहले जो संबंध थे नारी पुरुषों के अच्छे थे जो समाज में, वो क्या हुए? बदलने लगे। नारियों ने क्या कहा? हम आपकी कोई बात नहीं मानेंगे, हमारा स्वयं का अस्तित्व है। ऐसे ही यौन नैतिकता पर यहाँ पे इन कहानियों में बल दिया जाने लगा। अब देखिए उसके बाद आप जानते हैं आ कहानी, सचेतन कहानी, सहज कहानी, समानांतर कहानी, सक्रिय कहानी, बहुत सारे कहानी आंदोलन चले। कहानी आंदोलन कैसे कि कई मैगजीन निकली जिनमें अमृत राय है, मोहन राकेश है, कमलेश्वर है, इन सब ने क्या किया? पत्रिकाओं के माध्यम से अपनी कहानियों को प्रकाशित करना शुरू किया और यहाँ पे एक आंदोलनों की लहर चल गई। जैसे आ कहानी, सचेतन कहानी एक आंदोलन है, सहज कहानी, समानांतर कहानी, सक्रिय कहानी, बहुत सारे ऐसे कहानी के आंदोलन चलने लगे और कहानी का जो साहित्य है वो आधुनिक काल यानी आज तक जा पहुंचा।
दलित कहानी आई, फिर आदिवासी और नारी जीवन पर लिखी गई कहानियां आने लगी, विभाजन पर आधारित कहानियां आदियों का क्या हुआ, शुरुआत हुई, एक आविर्भाव हुआ। उससे पहले दलितों पर कितने शोषण हुए थे उनके बारे में किसी ने नहीं लिखा, लिखा था पर इतना एक जो व्यापक स्तर पर नहीं था, जो बाद में 1960 के बाद होने लगा, जिसमें दलित कहानी आती है आपके, आदिवासी जीवन पर आधारित कहानियां आती है आपकी, नारी जीवन पर लिखी गई कहानियां आती हैं आपकी, विभाजन पर आधारित आपकी कहानियां आती है। और इस प्रकार क्या हुआ, कहानी के जो चरण है वो पूर्ण होते हैं। किस प्रकार वह शुरू हुई, उसका इतिहास क्या रहा, कौन कौन से चरणों से होकर गुजरी और कहाँ आकर पहुंची, उसके बारे में हमने आपसे आज चर्चा की। मैं आशा करती हूँ आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ